गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था। तो चलिए ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं कि इसमें नया क्या है। इससे पहले के क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसके कणों के बीच का जो अंतराणविक दूरी होता है वो बहुत कम होता है और कणों के मध्य का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठोस के कण अपने माध्यस्थी के चारों ओर कंपन करते रहते हैं। ठोस एक ऐसा अवस्था है जिसका आकार, जिसका आयतन, जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है। साथ ही साथ ठोस असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल कठोर रिजिड अवस्था है या पदार्थ है। तो हम लोग की जानकारी क्या इस चैप्टर में यहीं तक सीमित रहेगी क्या? बच्चों, आपके ठीक सामने स्क्रीन पर ठोस पदार्थों के उदाहरण दिख रहे होंगे। ये वे ठोस पदार्थ हैं जिनका दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोग है या जिनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। लेकिन बच्चों, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पदार्थों का चयन करते हैं क्योंकि इन पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न हैं। प्रश्न ये है बच्चों कि आखिर इन सभी ठोस पदार्थों के गुण किस कारक पर निर्भर करते हैं या क्यों भिन्न हैं? बच्चों, ठोस पदार्थों के गुण दो ही कारकों पर निर्भर करते हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से कारक हैं। जो पहला कारक है वह है कण की प्रकृति। प्रकृति कहने का मतलब यह है कि जो कण है, अवयवी कण है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वह अणु है, परमाणु है, आयन है, धातु परमाणु है, क्या है? और दूसरा अवयवी कणों के मध्य आबंधन। अब आबंधन से क्या मतलब है? आबंधन से मतलब है कणों के बीच वान डेर वाल बंध हो सकता है, हाइड्रोजन बंध हो सकता है, धात्विक बंध हो सकता है, आयनिक बंध हो सकता है, या सहसंयोजक बंध हो सकता है। तो आप देख पा रहे हो कि कण की प्रकृति भी अलग अलग हो सकती है और कणों के बीच का आबंधन या आकर्षण बल भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ये दो कारक ठोस के गुणों को बहुत प्रभावित करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको क्या समझना है या क्या जानने का प्रयास करना है कि किसी दिए गए ठोस पदार्थ में कण की प्रकृति क्या है और कणों के मध्य आबंधन का प्रकार क्या है। फिर यही प्रश्न आता है, आखिर यह क्यों और यह कैसे हम जान पाएंगे? क्यों जानने का प्रयास करते हैं? क्योंकि हमको ठोस के गुणों में प्रभावी परिवर्तन करना है, ठोस के गुणों में और वृद्धि करना है। किंतु यह जानकारी कैसे प्राप्त होगी? बच्चों, यह जानकारी तभी प्राप्त हो सकती है जब ठोस पदार्थ की संरचना का ज्ञान हो। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम जान पाएं कि ठोस पदार्थ की संरचना क्या होती है। और दूसरा मोटिव यह है बच्चों कि हम ठोस पदार्थ की संरचना और ठोस पदार्थ के गुण में एक सहसंबंध स्थापित करेंगे जिससे हम ठोस के गुणों में प्रभावी परिवर्तन कर पाए। तो मूल उद्देश्य यही है कि हमें ठोस के गुणों को बेहतर करना है, मॉडिफाई करना है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हमको ठोस की संरचना का भली भांति ज्ञान हो। तो बच्चों, यह चीजें ठोस के परिचय में है। अब दूसरा हम लोग का टॉपिक है ठोस का वर्गीकरण।
प्रत्येक वर्गीकरण का अपना एक आधार होता है। तो यहाँ भी वर्गीकरण का एक निश्चित आधार है बच्चों। यहाँ पर ठोस पदार्थ के वर्गीकरण का प्रमुख आधार है कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वरूप है क्रिस्टलीय पदार्थ, जबकि दूसरा स्वरूप है अक्रिस्टलीय पदार्थ। तो एक एक करके हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों की चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख गुण है क्रिस्टलीय पदार्थ का दीर्घ परास व्यवस्था। आइए जानते हैं कि दीर्घ परास व्यवस्था या लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है बच्चों। बच्चों यह सिलिकेट का क्रिस्टलीय रूप है। सिलिकेट की संरचना चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और यह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक रेगुलर अरेंजमेंट के द्वारा यह संरचना बनाते हैं। इस संरचना को हम क्वार्ट्ज कहते हैं। बच्चों आप देख पा रहे हो कि एक ही पदार्थ की पुनरावृत्ति, एक ही संरचना की पुनरावृत्ति हर जगह। हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एक छोटा सा लघुत्तम रूप लिए हैं। हम यह मानते हैं कि संपूर्ण क्रिस्टल कई छोटे छोटे लघु क्रिस्टलों से मिलकर के बना है और आप देख पा रहे हो यह वे छोटे छोटे लघु क्रिस्टल हैं और एक ही लघु क्रिस्टल की संरचना संपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस में बार बार आ रही है, या यूं कहें कि संपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस एक ही सूक्ष्म आकृति या एक ही सूक्ष्म ज्यामितीय संरचना की पुनरावृत्ति है। अभी तक आप लोग जान चुके हैं कि संपूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ छोटे छोटे लघु क्रिस्टलों की पुनरावृत्ति है। चूंकि प्रत्येक लघु क्रिस्टल का अपना एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, ज्यामितीय आकार होता है,
इसलिए क्रिस्टलीय पदार्थ का भी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय पदार्थों की निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। अब तीसरा टॉपिक है विषमदैशिकता। इंग्लिश में इसको एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। प्रश्न ये है कि विषमदैशिकता क्या है। बच्चों, विषमदैशिकता क्रिस्टलीय पदार्थ का वह गुण है जिसमें क्रिस्टलीय पदार्थ के भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण जैसे वैद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक इत्यादि का मान भिन्न भिन्न होता है। और दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्यों है। आइए देखें बच्चों कि क्रिस्टलीय पदार्थ विषमदैशिकता क्यों प्रदर्शित करता है। विषमदैशिकता और समदैशिकता में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर लगता है कि विषमदैशिकता अक्रिस्टलीय ठोसों का गुण है और समदैशिकता क्रिस्टलीय ठोसों का, जबकि ऐसा नहीं है। तो प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है कि विषमदैशिकता क्या है, समदैशिकता क्या है, समझाइए। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों को बताया जा चुका है कि विषमदैशिकता दरअसल क्रिस्टलीय पदार्थ का एक विशेष गुण है जिसमें भौतिक गुणों का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। बच्चों, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी डायरेक्शन में पार्टिकल का नेचर देखिए। अब चूंकि छोटे जो गोले हैं और बड़े गोले हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल को बताते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि एक डेफिनेट पार्टिकल एक रेगुलर सीक्वेंस में लगा हुआ है। अब आप दूसरे डायरेक्शन सी टू डी में देखोगे कि पार्टिकल का नेचर बदल गया। ये जो पार्टिकल है वो अल्टरनेट एक के बाद दूसरे, एक के बाद फिर एक के बाद आ रहा है। इधर जो सी टू डी का जो अरेंजमेंट है वो ए टू बी से बिल्कुल अलग है। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होने से क्रिस्टलीय पदार्थ के भौतिक गुणों में भिन्नता आ जाती है, या क्रिस्टलीय पदार्थ के भौतिक गुण का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में बदल जाता है। इसी फिनोमिना को हम एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। उसके बाद जो चौथा जो प्रॉपर्टी है वो है गलनांक। बच्चों, क्रिस्टलीय पदार्थों का एक निश्चित गलनांक होता है। ये बहुत आवश्यक है जानना कि इनके गलनांक निश्चित होते हैं। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर इससे बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन इससे आ जाता है और बहुत आसान भी है, विदलन गुण। इंग्लिश में इसको क्लीवेज प्रॉपर्टी कहते हैं। आइए देखते हैं बच्चों कि क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है।
बच्चों ये एक छोटा सा सॉलिड हम बनाए हुए हैं और इस सॉलिड को, इस क्रिस्टली सॉलिड ही नहीं है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम चाकू से काट रहे हैं, चाकू से या किसी भी धारदार पदार्थ से। जब इसको काटा जाता है तो प्राप्त जो सतहें हैं ये जो सतह प्राप्त होगा ये सतह बिल्कुल चिकना होगा, स्मूथ सरफेस प्राप्त होगा। तो विदलन गुण का मतलब यह है कि चाकू से काटने पर चिकना सतह प्राप्त होना। तो क्रिस्टलीय पदार्थ विदलन गुण दर्शाते हैं। क्योंकि कणों की व्यवस्था बहुत निश्चित होती है, इसलिए चाकू से काटने पर जो अपूर्णताएं हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, वह नहीं दिखती हैं। एकदम प्लेन सरफेस हमको दिखता है, कहीं भी वैकेंसीज नहीं दिखती है, रफनेस नहीं दिखता है। तो बच्चों यह क्रिस्टलीय पदार्थ के भिन्न भिन्न गुण थे। आइए इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला गुण हम लोगों ने दीर्घपरास अवस्था पढ़ा। दीर्घपरास अवस्था क्या है कि क्रिस्टलीय पदार्थ लघु क्रिस्टलों से मिल करके बने हैं और एक ही लघु क्रिस्टल की पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ में होती है। इस व्यवस्था को ही हम दीर्घपरास व्यवस्था या अंग्रेजी में लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ज्यामितीय आकार। क्योंकि लघु क्रिस्टल का अपना एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, इसलिए संपूर्ण क्रिस्टल का भी अपना ज्यामितीय आकार होता है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था विषम दैशिकता। विषम दैशिकता क्रिस्टलीय पदार्थ का एक विशेष गुण है जिसमें यह बताया जाता है कि विभिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टलीय पदार्थ के कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण भौतिक गुणों जैसे वैद्युत प्रतिरोधकता, जैसे अपवर्तनांक इत्यादि के मान भिन्न भिन्न होते हैं। और उसके बाद का जो टॉपिक था वो गलनांक था। जो कि क्रिस्टलीय पदार्थ एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं और काफ़ी सघन होते हैं, इसलिए इनका गलनांक भी निश्चित होता है। उसके बाद सबसे अंतिम बिंदु था विदलन गुण। विदलन गुण क्रिस्टलीय पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसमें क्रिस्टलीय पदार्थों को चाकू से काटने पर चिकने सतह प्राप्त होते हैं। तो अब आगे का टॉपिक है अक्रिस्टलीय पदार्थ। आइए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो आइए देखते हैं अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या है। सबसे पहला लघु परास व्यवस्था। लघु परास व्यवस्था क्या है? बच्चों आप लोगों ने क्रिस्टलीय पदार्थ में देखा कि दीर्घपरास व्यवस्था का एक छोटे से संरचना की पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में हो रही थी। आइए देखते हैं कि लघु परास व्यवस्था क्या है। बच्चों क्रिस्टलीय पदार्थ में हम उदाहरण दिए थे सिलिकेट यूनिट का, जिसका एक व्यवस्थित स्वरूप था जिसको हम लोग क्वार्ट्ज कह रहे थे। यहाँ पर भी जो हम जो संरचना बनाने जा रहे हैं, जिस पदार्थ का उदाहरण लेने जा रहे हैं, वह भी सिलिकेट का ही पुनरावृत्ति है, किंतु कणों की व्यवस्था में भिन्नता के कारण पदार्थ की प्रकृति बदल गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेम यूनिट है, लेकिन अरेंजमेंट टोटली डिफरेंट है, और डिफरेंट भी है और अव्यवस्थित भी है, रैंडम है। तो ये जो व्यवस्था है उसको हम लोग लघु परास व्यवस्था कहते हैं। चूंकि ठोस है, कण तो अत्यंत निकट होंगे, गृह निकट हो तो क्या हुआ, व्यवस्था कैसी है यह मायने रखता है। तो आप देख पा रहे हैं
कि सिलिकेट यूनिट की ही पुनरावृत्ति है, लेकिन जो पुनरावृत्ति है वह अव्यवस्थित प्रकार की है। यह जो अव्यवस्था है, यह जो अव्यवस्थित प्रकार की जो व्यवस्था है उसी को हम लघु परास व्यवस्था कहेंगे। और यह जो संरचना है इससे संबंधित अक्रिस्टलीय पदार्थ को हम क्वाड्र क्लास कहेंगे। और इस तक तो आप जान ही चुके होंगे, क्योंकि इसमें जो संरचना है वह बिल्कुल अव्यवस्थित है, तो इनका ज्यामितीय आकार भी निश्चित नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसका, ज्यामितीय आकार वह अनिश्चित है, या यूं कहें कि ज्यामितीय आकार नहीं होता है, यह ज्यामितीय आकार नहीं होता है। अक्रिस्टलीय पदार्थ के भिन्न भिन्न दिशाओं में या सभी दिशाओं में भौतिक गुणों का मान समान रहता है। इस घटना को समदैशिकता कहा जाता है। आइए इसे समझते हैं। समदैशिकता का स्पष्टीकरण द्रवों के आधार पर दिया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं यह जल है, जल का ये जल के ऊपर वायु है जिसका अपवर्तनांक 1 है, और जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.33 है। अब अपवर्तनांक को देखने पर तो यह पता चल रहा है कि यह एक विरल माध्यम है और यह एक सघन माध्यम है। जब इस पे प्रकाश की किरण गिरती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह अपवर्तन का नियम है। दूसरा, यह प्रक्रिया जल के किसी भी हिस्से में हो सकती है, जैसे यहां भी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि भौतिक गुण अपवर्तनांक का मान संपूर्ण जल में एक समान है, और जल चूंकि द्रव है और द्रवों के गुण के समान अक्रिस्टलीय पदार्थ का गुण होता है, इसलिए भौतिक गुण का मान चूंकि द्रव के लिए समान है, अतः अक्रिस्टलीय पदार्थ के लिए भी भौतिक गुण का मान समान होगा किसी भी दिशा में। इसे ही समदैशिकता कहा जाता है। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। पदार्थ, यहाँ पर बताना जरूरी है कि पदार्थ अक्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय है। पदार्थ के सभी दिशाओं में भौतिक गुण का मान समान होता है। अक्रिस्टलीय ठोस को स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। कारण क्या है इसका? एक्चुअली होता क्या है कि अक्रिस्टलीय पदार्थ की जो इंग्लिश है एमॉर्फस, एमॉर्फस को 2 पार्ट में कर देते हैं। ए जो लेटर है उसका मतलब है यहां पे विदाउट, और मॉर्फस जो है वो वर्ड मॉर्फे, ग्रीक वर्ड मॉर्फे से डिराइव है, जिसका मतलब होता है फॉर्म। तो एमॉर्फस सॉलिड वे सॉलिड हैं जो बिना किसी संरचना के, बिना किसी ज्यामितीय आकार के होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस को ट्रू सॉलिड कहा जाता है क्योंकि उनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अब अक्रिस्टलीय ठोस को स्यूडो सॉलिड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं होता, और अक्रिस्टलीय ठोस को सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है।
सुपर कूल्ड लिक्विड या अतिशीतित द्रव, इसको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। अक्रिस्टलीय पदार्थों का गलना अनिश्चित होता है और अक्रिस्टलीय पदार्थ गर्म करने पर, तापमान बढ़ाने पर पहले पिघलते हैं और करीब 100 से 200 डिग्री सेल्सियस के एक लघु परास में यह द्रवित होते हैं। ये जो पिघलने का जो गुण है अक्रिस्टलीय पदार्थों का, यह बहुत ही रोचक गुण है, क्योंकि इसी गुण के कारण ही अक्रिस्टलीय पदार्थों को भिन्न भिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्रिस्टलीय पदार्थों को एक निश्चित ताप पर क्रिस्टलीय पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है, किसी एक निश्चित तापमान पर, और ये निश्चित तापमान जो है वो हर पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, हर अक्रिस्टलीय पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। इसका प्रमाण देखने को मिलता है। जो पुराने समय की, पुरानी सभ्यता की जो कांच की चीजें मिली हैं उनमें दूधियापन आ गया है। यह दूधियापन इसीलिए है क्योंकि उस पदार्थ में क्रिस्टलीय गुण का विकास होने लगता है या विकास हो गया रहता है। इसीलिए जो पुराने कांच की जो चीजें मिली हैं पुरानी सभ्यता की, उनमें क्रिस्टलीय गुण है, क्रिस्टलाइन नेचर है।